हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेशन के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में भी हम लोगों ने ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ा था। एक्चुअली में क्या होता है, ट्रांसलेशन एक बहुत बड़ा मैटर होता है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना चाहिए। इसके पढ़ने के बाद ही हम लोगों को बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चलता है, जिनके बारे में हमने पढ़ भी लिया है। इतने ध्यान से नहीं पढ़ा है, लेकिन आज हम लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं। जैसे कि ट्रांसलेशन में इट के बारे में, इट का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये न्यूट्रल जेंडर में यूज़ किया जाता है। कहाँ कहाँ पे किया जाता है? टाइम, जहाँ पर टाइम की बात की जाती है वहाँ पे इट एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। सीज़न की बात होती है, मंथ्स की बात होती है, डेज की बात होती है और नेचर की बात होती है। क्योंकि इन सब जगह पर हम लोगों को सब्जेक्ट मिलता ही नहीं है और बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस जो बनता है वो बहुत डिस्टर्ब वाला बनता है, उसमें गलतियाँ नज़र आती हैं। तो उन सब गलतियों से बचने के लिए हम लोग इट को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। क्योंकि जहाँ पर इट एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है तो ऐसे सेंटेंस में किसी भी तरह की कोई वर्ब नहीं होती है, कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, तो वहाँ पर हम लोग इट एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो टाइम, जैसे कोई बात की जाती है कि 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, जैसे कोई भी टाइम की बात की जाती है कि 2 बजे हैं, कॉमन सा एक सेंटेंस है कि 2 बजे हैं। तो अब हम 2 बजे हैं को क्या लिखेंगे कि 2 o'clock या इज 2 o'clock या 2 o'clock इज। तो ये यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि ऐसे में सेंटेंस को बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को एज इट में यूज करते हैं। उसके बाद में अब ये जो 2 बजे हैं अब आसान हो गया। अब हम लोग इसको सिंपल सा बनाएंगे, इट इज 2 o'clock, इट इज 2 o'clock। अब ये कॉमन सा सेंटेंस बन गया। जब हम किसी सीजन की बात करते हैं, मई का महीना है, जुलाई का महीना है, या मई का महीना था, जुलाई का महीना था, जैसे हम बात करते हैं तो ऐसे में हम लोग सब्जेक्ट है वो इट ही लगाएंगे। अगर हम बात करेंगे कि मई का महीना है तो इट इज मई मंथ, क्लियर हो जाएगा हमारा। या मंथ्स की अगर हम बात करें, जनवरी है तो जनवरी है को क्या लिखेंगे हम लोग, जनवरी इज या इज जनवरी। क्लियर ही नहीं है, हमको यही नहीं समझ आता है यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो जिन जगहों पर हमको हमारा सब्जेक्ट आसानी से ना नजर आए, ऐसी जगह पर हम लोग बिना सोचे समझे इट को लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही हो। जब तक के कोई एक्टिविटी ना हो तब तक के हम लोग उसको किसी भी टेंस के उसमें नहीं रखते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर पढ़ना एक एक्टिविटी है, मैं खेल रहा हूँ, खेलना एक एक्टिविटी है, मैं घूम रहा हूँ तो घूमना एक एक्टिविटी है। किसी भी तरह की एक्टिविटी ही उसका एक्शन होता है और एक्शन हमारी वर्ब होती है। सेंटेंस में वर्ब का ना होने पर जो सेंटेंस बनता है वो हमारे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में बनता है। अब चूंकि ये सेंटेंस जो है जहाँ पर टाइम की बात की जाती है, जहाँ पर मौसम की बात की जाती है, मंथ्स की बात की जाती है, डेज की बात की जाती है। जैसे किसी ने पूछा कि आज कौन सा दिन है तो हमने बोला कि आज तो सोमवार का दिन है, आज मंगलवार का दिन है। तो हम उसको इंग्लिश में जिस हिसाब से बनाएंगे तो बनाने में हमको डिस्टर्बेंस होगा अगर हमको इट के बारे में नहीं पता होगा कि ऐसी जगहों पर हम लोग इट का यूज करते हैं। जैसे बोलेंगे कि आज सोमवार है तो इट इज मंडे, इट इज मंडे। ठीक, टुडे लास्ट में लगा देंगे, टुडे को हम स्टार्ट में भी लगा सकते हैं, टुडे इट इज मंडे। हमारा सेंटेंस वहां पर क्लियर हो जाएगा। नेचर की बात करते हैं। अब नेचर में क्या क्या आता है? नेचर में हमारा जैसे कि गर्मी, सर्दी, बरसात। बोले आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे। ठीक है, क्लियर है। अब अगर हम उसको बोलेंगे कि आज बहुत गर्मी है, हॉट इज वेरी टुडे या वेरी इज हॉट टुडे, नहीं क्लियर हो जाए, क्लियर नहीं हो पाता हमारा। तो हम लोग इट से ही अगर बनाते हैं तो ही सेंटेंस क्लियर होता है, परफेक्ट होता है और बोलने में भी अच्छा लगता है। इट इज वेरी हॉट टुडे, ठीक है, बन गया। या आज बहुत धूप है, आज बहुत धूप है, या शाम में बहुत ठंडी थी, कल बहुत ठंडी थी। तो मतलब इस तरह की बात जब आती है, सब्जेक्ट हमको नजर नहीं आता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग इट को यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। अब देयर की अगर हम लोग बात करें, भाई यहाँ पर हम लोगों ने बेस सेंटेंस को नहीं लिया है क्योंकि हमारा जो बेस सेंटेंस है उसमें एक्टिविटी है। हमारे बेस सेंटेंस में वर्ब है और हमारा बेस सेंटेंस बिना वर्ब के बना ही नहीं है।
मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैंने अपना काम किया है, मैंने अपना काम किया होगा, मैं अपना काम कर सकता हूँ, इस तरह की जब सिचुएशन मेरे सामने आती है तो हम लोग उसको जिस बेस सेंटेंस पे क्लियर करते हैं वहाँ पे एक्टिविटी हमको नजर आ जाती है, तो हम लोग एक्टिविटी के बेस पे उसको क्लियर कर देते हैं। लेकिन इस तरह के सेंटेंस में हमको किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी मिलेगी ही नहीं। जैसे हमारे टाइम के बारे में दिया गया है, कौन सी एक्टिविटी है जब टाइम चल रहा है, तो टाइम जो चल रहा है वो एक्टिविटी कर रहा है, हमारी तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं, हमने उसको देख के केवल अपनी बात बोल दी। अब अगर सीजन की बात करते हैं, मंथ्स की बात, डेज की, नेचर की, जिस किसी की बात हम लोग करते हैं वहां पर कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी देखने को मिलती ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग वहां पर इट को एज अ सब्जेक्ट लगा देते हैं, क्योंकि इट जो होता है एक न्यूट्रल जेंडर होता है। निर्जीव चीजों के लिए हम लोग इट एज अ सब्जेक्ट लगाते हैं, जहां पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी कर ही नहीं सकता, या ये भी कर सकते हैं कि वो एक्टिविटी करने के लायक ही नहीं है, वो इस लायक नहीं है कि वो एक्टिविटी को कर सके। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग वहां पर इट को एज अ सब्जेक्ट लगा देते हैं। अब एज अ सब्जेक्ट यूज होता है तो सेंटेंस क्लियर हो जाता है, ग्रामर के हिसाब से परफेक्ट हो जाता है, बोलने के हिसाब से सुविधा हो जाती है। तो हम लोगों के बोलने का ही यहाँ पे सारा मैटर करता है। हम लोग जो ग्रामर को पढ़ते हैं, जो ग्रामर को हम लोग बोलते हैं, हम लोग ने यहाँ पर क्या किया है, हम लोग ने दोनों को मिक्स कर दिया है। जो ग्रामर हम लोगों को पढ़ाई जाती है स्कूलों में, और जो हम लोग स्पीकिंग के लिए स्पोकन क्लास अलग से ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर सीखते हैं, तो यहाँ पर हम दोनों को साथ में एक साथ तैयार करना है। यहाँ पर क्या है कि इट का जो यूज एज अ ग्रामर, भाई ग्रामर ही स्पीकिंग होती है, स्पीकिंग ही ग्रामर होती है। अब हम पास्ट इंडेफिनिट में पूरी ग्रामर सिखा डालें या पूरी स्पीकिंग सिखा डालें तो वो परफेक्ट नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। आपको एंट्रेंस के लिए फिर से कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा, तो क्या फायदा 75 बार के आप कोचिंग ही ज्वाइन करते रहेंगे। तो बेहतर तरीका ये है कि आप ग्रामर को एक स्पोकन की तरह देखो, और उसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपकी ग्रामर में तो परफेक्टनेस आएगी ही आएगी। उसके साथ साथ आपकी जो स्पोकन होगी, आपका जो एक्सेंट होगा, उसमें भी परफेक्टनेस आ जाएगी, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें और ज्यादा सुधार होगा। तो अब बात आती है देयर की। देयर कहाँ पे यूज किया जाता है? देयर सेंटेंस स्टार्ट विद ऑब्जेक्ट, सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहाँ बनना क्या है। जैसे बोलेंगे मेरे घर में 4 आम के पेड़ हैं, कॉमन सा सेंटेंस है कि मेरे घर में 4 आम का पेड़, मेरे घर में 4 आम के पेड़ हैं। अगर हम ऐसी सिचुएशन देखेंगे कि मेरे घर में 4 आम के पेड़ हैं, अब हम ये तो करेंगे नहीं कि माई होम इन, तो वहां पे हमारी ग्रामर के हिसाब से मिस्टेक हो जाएगी। जब हमारा सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो और वो ऑब्जेक्ट एक प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ है, जब हमारा सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो और वो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा हो, ऐसी सिचुएशन में हम हमेशा देयर से ही सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले हम देयर लगाते हैं, फिर हम हमारी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम बता ही चुके हैं। अगर आखिरी की मात्रा में है आया है हूँ हो आया है, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो जाती है। और अगर हमारी था आखिरी की मात्रा अगर था थी होती है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो वॉज या वर हो जाती है। और अगर ये ना हो गया, अगर हमारा होगा होगी होंगे, अगर इस तरह की चीजें आ जाती है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब फिर भी शैल भी हो जाती है। तो हमारे लिए जो अहमियत रखता है वो होती है हेल्पिंग वर्ब। बाकी जो मॉडल्स होता है वो तो हम लोग को सिंपल बता देता है कि किस तरीके से हमको बनाना है या हमको क्या करना है। तो अगर हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये हमको जो नजर आ रहा है एज ए सब्जेक्ट, ज्यादातर लोग इसको सब्जेक्ट ही समझते हैं, तो वहां पर क्लियर नहीं होता। 4 आम के पेड़ हैं, तो 4 आम के पेड़ हैं, कहाँ हैं भाई, कहाँ है तो मेरे घर में क्या मिल रहा है। और हम लोगों ने जब सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचानेंगे, वर्ब को कैसे पहचानेंगे, या ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था कि तो ऑब्जेक्ट हमारे पास 4 अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट हैं। तो हमारे 4 ऑब्जेक्ट में जो समझने वाली बात है वो ये है कि 4 ऑब्जेक्ट में जो तीसरा वाला ऑब्जेक्ट है वो कहाँ वाला होता है। अब अगर ये सेंटेंस चौथे वाले ऑब्जेक्ट से तीसरे वाले ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, तो अब हम इसको बनाएंगे तो डिस्टर्बेंस आएगी। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम देयर से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एज अ सब्जेक्ट देयर लगा लेते हैं, उसके बाद में हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर है तो हम लोग इस एमआर में कोई एक चीज कब लगाएंगे, जब हमको
प्लूरल में, क्योंकि हर सेंटेंस में कोई नाउन जरूर दिया गया होगा और जो भी नाउन दिया गया होगा वो डिसाइड करेगा कि वो एक वचन में है कि वो बहुवचन में है। अगर वो एक वचन में है तो वहां पे हमारा है हूं हो में इस लगा देंगे, और अगर हमारा वो बहुवचन में है तो हम लोग वहां पर है हूं हो में आर लगा देंगे। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। जो समझने वाली बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पर आखिरी की मात्रा क्या है हूं हो है, यानी कि है। अब कितने आम के बारे में बात की जा रही है, नाउन कितने हैं, नाउन यहाँ पर 4 हैं, तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, आर आ जाएगी, देयर आर। अब बात आती है कि क्या है, तो क्या है, 4 आम के पेड़ हैं। क्वेश्चन हम लोगों ने जब सेंटेंस को पढ़ा था ट्रांसलेशन में, तो हम लोग ने क्या सीखा था कि वहाँ पे हम लोग जो ऑब्जेक्ट है उसको कैसे पहचानेंगे। हमारे सेंटेंस में पहले ऑब्जेक्ट हमेशा मुझे, हमें, तुम्हें, इन्हें, उन्हें, उसे होता है, और उसके बाद में सेंटेंस में दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होता है, आखिरी की मात्रा से क्या का प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ हम आखिरी की मात्रा से क्या का प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या है, तो क्या है पे क्या हमको मिल रहा है, आम के पेड़। जब हमने बोला क्या है तो उसने क्या हमको जवाब में बताया, आम के पेड़ हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कितने आम के पेड़ हैं, 4, देयर आर 4 मैंगो ट्री। अब उसके बाद जहां से सेंटेंस की शुरुआत हुई उसको आखिरी में उठा के फेंक देंगे, कहां, इन माई होम। तो इस तरह के सेंटेंस बहुत आराम से बनते हैं, बस अगर हमें इसका नियम एकदम करेक्ट पता है और ये ग्रामर के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है। और वैसे तो इंग्लिश स्पीकिंग में लोग बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, बोलते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग में तो 7 खून माफ है। 7 खून माफ कैसे है, 1 खून में भी सजा मिलती है, 7 खून माफ कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को जो समझना है वो यही है, कोई 7 खून माफ अब नहीं होता है। हम लोगों को इंग्लिश ये सोच के बोलना है कि हमको पहले उसको सही तरीके से समझना है। जब हम सही तरीके से समझ जाएंगे तो हम सही तरीके से बोल भी लेंगे, और हमारे बोलने पे जब करेक्टनेस होगी तो फिर हमारी ग्रामर अच्छी हो जाएगी। बोलना ही सब कुछ नहीं होता है, बोलने के साथ साथ हमको भी ये पता चलना चाहिए हम करेक्ट हैं कि नहीं, या ग्रामर के हिसाब से हम करेक्ट हैं कि नहीं। उसके बाद हमको एंट्रेंस के लिए अलग से कोचिंग लगानी पड़ रही है। पता चला स्पोकन भी है, इंग्लिश भी बोल लेते हैं अच्छी, लेकिन यह है कि कोचिंग लगा रहे हैं, कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं, तब जाके हम बाकी चीज के एंट्रेंस एग्जाम देंगे। हम बैंक की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अरे भाई, इंग्लिश तो सब एक ही होती है, क्या इंग्लिश बदल जाती है क्या। हमने हाई स्कूल में पढ़ा वो इंग्लिश अलग थी, और उसके बाद में इंटर में पढ़ा वो इंग्लिश अलग थी, इंट्रेंस में पढ़ने जा रहे हैं वो इंग्लिश अलग है। इंग्लिश सारी एक ही होती है, बस आपने मन लगा के उस समय पढ़ा नहीं, मन लगा के जब भी पढ़ लो तब पूरी इंग्लिश एक ही हो जाती है, सब क्लियर हो जाता है। अगर हम उसको पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करेंगे तब। तो अब बात ये होती है कि देयर वाला सेंटेंस कहाँ पे यूज होता है, जहां पर हमारा सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा हो तो वहां पर देयर एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाएगा। अब बात यह आती है कि गो टू, ये कहाँ पे यूज करना है, ये हम एज अ मॉडल यूज करते हैं। अगर प्रेजेंट डेफिनेट सेंटेंस है तो ये स्ट्रक्चर उसके हिसाब से, बाकी नेगेटिव अगर होगा तो ऑब्वियसली डू नॉट, डज नॉट तो हमारा लगता ही है। अब अगर हम ये सेंटेंस बोलेंगे आदत होना या हो जाना की बात करते हैं, तो ये भी हमारा बी के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बी एक हेल्पिंग वर्ब होती है, इज एम आर वाज वर विल बी शैल बी। लेकिन हम लोग गो टू के बारे में अगर पढ़ेंगे कि मैं पढ़ने जाता हूँ, मैं पढ़ने जाता हूँ, तो पढ़ने जाता हूँ तो सबसे पहले कौन जाता है, मैं जाता हूँ, तो आई गो टू रीड। मतलब हमारा वहां पे समझना क्या है कि हमारा मेन वर्ब तो हमारी गो है, लेकिन उसके बाद में जो पढ़ना है उससे पहले हमने टू लगा के इन्फिनेटिव बना दिया। ग्रामर के हिसाब से भी हमने करेक्ट कर लिया और स्पोकन के हिसाब से भी हमें आसान हो गया। अब अगर हम ऐसी सिचुएशन में बोलते हैं तो हमारे में हमारी मिस्टेक्स अपने आप पता चल जाएगी कि हमने कहाँ पे गलती की और क्या गलती की। तो अब यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो ये है कि गो टू हमने यूज किया है, भाई ये अफर्मेटिव सेंटेंस में गो टू का यूज किया गया है। अब अगर इसका नेगेटिव हो जाएगा, जैसे हमने बनाया है कि आई गो टू रीड, या हम इसको हम अपने बेस सेंटेंस में भी रख सकते हैं, क्योंकि एक तरह की एक्टिविटी है, एक तरह का एक्शन है, और जब एक्शन या एक्टिविटी दी गई होती है तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग अपने बेस वर्ब को
बेस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। जैसे कि बोले कि मैं अपना काम करता हूँ या मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने घर जा रहा हूँ या मुझे अपने घर जाना है। इस तरह से हम लोग अपने सेंटेंस को बना सकते हैं, क्योंकि हमको क्या देखना है कि जाने के साथ साथ हमारी एक और भी वर्ब होनी चाहिए जिसमें ना आ जाए, तब हमारा बनता है। जब हम बोले मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, आई गो टू टेक वेजिटेबल, हम लोग वहां सिंपल से बना देंगे। तो गो टू का यूज कहाँ पे, बहुत सिंपल तरीके से, जब हमारे सेंटेंस में हमारी जो आखिरी की मात्रा है, कहने का मतलब यह है कि हमारी जो मेन वर्ब है उसके साथ साथ एक और भी वर्ब आए एज अ इन्फिनिटिव और वहां ना लगाओ, तो ऐसी सिचुएशन में हम इस गो टू का यूज करेंगे, बहुत सिंपल से सेंटेंस बन जाएगा, एक कॉमन भी हो जाएगा ये। उसके बाद में हम लोग ने यूज टू पढ़ा, जब हम लोग ने जल्दी पढ़ा था तो हम लोग ने यूज टू पढ़ा था, लेकिन अब हम बी यूज टू पढ़ेंगे। वहां पे यूज टू अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब थी, अब यहाँ पे जो बी यूज टू है वो बी यहाँ पर जब है हो आता है तो बी जो है इस्तेमाल होती है, और जब था थी थे होता है तब हमारा बी जो होता है वो वाज वर्ब बन जाता है। जब होगा होगी हो गया होता है तो हमारा बी जो होता है वो विल बी शैल बी हो जाता है। अब अगर हम इस सेंटेंस में ये देखते हैं कि मुझे पढ़ने की आदत हो गई है, मुझे पढ़ने की आदत हो गई है, तो हम लोग सिंपल से बनाएंगे आई एम यूज्ड टू रीड। हमने क्या बनाया, मुझे पढ़ने की आदत हो गई है, तो ऐसे में हमने यूज टू का यूज किया है। अब चूंकि हमारे सेंटेंस में जो समझने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे आदत होना या आदत हो जाना, ऐसी सिचुएशन में हम ये बनाते हैं, तो यहाँ हमारा भी यूज टू यूज किया गया है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने इट का यूज पढ़ा, हम लोगों ने देयर का यूज पढ़ा, हम लोगों ने गो टू का यूज पढ़ा और हम लोगों ने बी यूज टू पढ़ा। अब बी यूज टू ये प्रेजेंट में, अब यही पास्ट में होता, मुझे घूमने की आदत हो गई थी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई वॉज यूज टू वॉन्डर, मुझे वहां जाने की आदत हो जाएगी। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मुझे वहां जाने की आदत हो जाएगी, तो आई विल बी यूज टू गो देयर या वॉन्डर देयर, जो भी हम लोग वहां पे लगाते हैं हम लोग वहां पर बी यूज टू का को अपना सकते हैं। इन सब चीजों को, जितनी बातों को हम बता रहे हैं, जिन मॉडल्स को बता रहे हैं, जिन ऑक्सिलरीज को बताया, ट्रांसलेशन बताया, उन सब चीजों में हम लोगों को जो मेन रोल देखना है वो ये है, हमको सबको यूज करते रहना है, क्योंकि जो कुछ भी हम लोग अपनी लैंग्वेज में यूज करते रहेंगे वही चीजें हमारी लैंग्वेज में रहेगी, अदरवाइज बाकी सारी चीजें हम लोग के माइंड से निकल जाती है। तो माइंड में रखने के लिए भी हम लोगों को इसको यूज करते रहना पड़ता है। जब तक हम इसको यूज करते रहेंगे तब तक हमारे दिमाग में रहेगी, यूज करना छोड़ देंगे दिमाग से निकल जाएगी। तो आज के लिए हमारी वीडियो इतनी काफी है, और अगली वीडियो में हम लोग ट्रांसलेशन के अगले पार्ट को पढ़ेंगे। तो आज के लिए गुड बाय।